हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक वेव एंड मोशन, तरंग एवं गति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल है। जो सेकंड पेंडुलम्स का हमें टाइम पीरियड निकालना है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे ले जाया जा रहा है। तो जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g, ये टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। तो सेकंड पेंडुलम की निकालना है, सेकंड वाले पेंडुलम का। तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, सेकंड पेंडुलम का सेकंड दोलन का जो होता है वह इसका टाइम पीरियड 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम देखेंगे इसका वैल्यू। जब यहाँ पे इसकी हम वैल्यू रखते हैं तो t इक्वल टू 2π। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/9 हो जा रहा है, यानी g की वैल्यू क्या है, 9 हो जा रही है। g में डिवाइड कर देंगे 9 से। तो जब इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा 2π√9L/g, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2πL/g इंटू 3 को हमने बाहर रख लिया, ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड निकालना है जब दूसरे ग्रह पे ले जाया जा रहा है। तो ये देखेंगे हम, जो 2πL/g है वैल्यू, 2πL/g ये क्या है, एक टाइम पीरियड है। तो सेकेंड वाले का टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। तो इसमें हम यहाँ इसके जगह पे क्या करेंगे, 2 को रख देंगे, यानी 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 सेकेंड। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 में 6 सेकेंड है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 6 सेकेंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट द प्लेस वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पेंडुलम की लंबाई उस स्थान पर जहां गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का होता है 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड। जो सेकेंड वाला पेंडुलम है, जो सेकेंड पेंडुलम, तो जो सेकेंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड होता है, t बराबर 2 सेकेंड। ये t की वैल्यू है 2 सेकेंड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है। तो जब लेंथ निकालेंगे तो क्या करते हैं, लेंथ को यहाँ से निकालने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4π इंटू L/g, इधर हो जाएगा जो टाइम पीरियड है वो t स्क्वायर। अब ठीक है, यहाँ पे हमने चीजों को रख दिया। तो L इक्वल टू हमें निकालना, तो हो जाएगा 4π/g इंटू टाइम का स्क्वायर। ये चीजें हो जाएंगी। जब ये चीजें हो जाएंगी तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 2। तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो L इक्वल टू, जो 4π है, तो 4π को हम क्या कर सकते हैं, यदि हम L को इधर लेते हैं तो g यहाँ पे से हम देखेंगे क्लियर चीजों को। जब हम L को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हो जाएगा t स्क्वायर इंटू g बाई 4π। जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो t/2π का स्क्वायर इंटू g, ऐसे कर सकते हैं। स्क्वायर हो गया L इक्वल टू, अब जो t की वैल्यू हमारे पास 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/π इंटू g, इसका स्क्वायर होगा। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 1 में इसका स्क्वायर इंटू 9.8, ये वैल्यू हो जाएगी। जब ये वैल्यू हो जाएगी तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू 0.9 समथिंग आएगा।
ऑप्शन जब चेक करते हैं तो 0.9 समथिंग में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.99 लगभग में 8 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.994 मीटर। तो लेंथ है, तो लेंथ को किसी मेजर करते हैं मीटर में, तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी तरंग दैर्घ्य 30 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। मीटर में चेंज कर लिया। अब जो दिया है इसका वेग दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वेग है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें आवृत्ति पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो v बराबर होता है n लेमडा। n क्या है? आवृत्ति को दर्शाता है। n की वैल्यू पूछ रही है, तो n = v/λ। ये वैल्यू हो जाएगी। तो v की वैल्यू है 3 × 10⁸ और लेमडा की वैल्यू है 0.3। 0.3 है, तो इसको जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक 10 यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1, क्योंकि ये नीचे क्या होगा? डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में आएगा तो पावर यहाँ पे जब इसके पास ले जाएंगे तो पावर माइनस में होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस में हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 10⁹। तो सारी वैल्यू किस में दी है? मेगा हर्ट्ज में दी हुई है। मेगा हर्ट्ज में करने का मतलब इसे 1000 से डिवाइड करना है। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁻3 से, तो ये हो जाएगा 10⁻6। तो वैल्यू मेगा हर्ट्ज की 10⁻6 होती है। जब फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10⁻3 मेगा हर्ट्ज। इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन देखते हैं, एक में 5000 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन 2 में 500 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन 3 में 50 मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन 4 में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स-रे वेव्स, टेलीविजन वेव्स एंड रेडियो वेव्स। एक्स किरणें तरंगे, टेलीविजन तरंगे एवं रेडियो तरंगे उदाहरण है। अब हमें इसमें बताना है कि किस प्रकार का तरंग है। तो ऑप्शन वे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जब कोई क्रिया होती है स्वतः, अगर वहां से कोई वेव्स जनरेट होती है तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल, यानी यांत्रिक वेव, यांत्रिक तरंगे। ये तो होगा नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। जो साउंड वेव्स होती हैं जो लेटरली चलती हैं, लंबी लंबी, लेटरली का मतलब है लंबी लंबी चलती हैं, उससे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये एक्स-रे है। एक्स-रे लंबी लंबी नहीं चलती, वो सीधे निकलती है। एक्स-रे जिसे कि हम एक्स-रे भी होता है बोन का, अगर कोई बीमारी हो जाती है बोन में तो। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो एक्स-रेज होती हैं, एक्स-रेज, टेलीविजन वेव्स और रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग, टेलीविजन तरंग और एक्स किरण तरंग। तो इसमें जो तरंगे होती हैं इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह का फील्ड बनाते हैं, विद्युत और चुंबकीय, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज करेक्ट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तरंगे जिनके प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी तरंग है जिसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नॉन ऑफ दीज। एक में फर्स्ट में दिया है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। हमें यांत्रिक तरंग बताया कि जब कोई घटना होगी, जैसे कोई चीज आके टकरा जा रहा है, वहां से कोई तरंग जनरेट हो रही है, तो उस तरह की जो जनरेट होती है जो मैकेनिकल घटना से होती है उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं
उनके लिए क्या होता है कि मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसके लिए भी मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है और मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल जब होगा तो वहां पे क्या होगी, मीडियम रहेगा एयर, तभी वो ट्रांसफर हो पाएंगी, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस ऑप्शन में है कि मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बोथ ए एंड बी, इस तरह से है। तो ठीक है, देखते हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं विद्युत और चुंबक। तो जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो वैसे तरंग कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और एक है यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग कैसे होती है, जो वस्तु आके बीच में क्या हो रही है, टकरा जा रही है, टक्कर मार दे रही है, तो यहां से कोई वेव जनरेट हो रहा है। तो वेव जब जनरेट होगा तो इसको जब ट्रांसफर होना, तो इसको ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल वेव। ऑप्शन 1 मैकेनिकल वेव्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब यह बताना कि जो सौर ऊर्जा होती है वह एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, उसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वाटर, वुड और साल्ट। तो वाटर द्वारा ट्रांसफर होती नहीं है सन की किरणें, वुड द्वारा भी नहीं होती, इसमें कोई रोल नहीं है, और नमक का भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो जो सन की जो रेज होती हैं, तो जो सन की रेज होती हैं वह इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। सन रे, सूर्य की किरणें वह अपने आसपास क्या करती हैं, फील्ड बनाती हैं दो तरह की, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, विकिरण होता है, एक तरह का क्या होता है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन। यह किससे ट्रांसफर होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ। बताना है जल में उत्पन्न तरंगे और ध्वनि तरंगे किनका उदाहरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो जल में तरंगे होती हैं वो तो इलेक्ट्रिक बनाती हैं फील्ड, पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती हैं, ये तो होगा नहीं। जो ध्वनि तरंगे हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी उन्हें बनाया जाता है, साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, जो भी वेव्स निकलेंगी वो यांत्रिक तरंगे बनेगी, मैकेनिकल वेव्स बनेंगी। और जो जल में उत्पन्न तरंग होगी, अगर जो हम जल में कोई हलचल कर रहे हैं वहां से कोई तरंग निकल रही है, तो भी क्या होगी, जब खुद द्वारा जो तरंग उत्पन्न किया जाता है वो मैकेनिकल तरंग होती है, यानी यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो जल में भी जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो कैसे हो जाएंगी, मैकेनिकल हो जाएंगी। तो दोनों तरंगे किसकी उदाहरण है, मैकेनिकल वेव्स की, यांत्रिक तरंगों का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल तरंग, ध्वनि तरंग किसके एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल वेव्स के, मैकेनिकल वेव्स के, यांत्रिक तरंगों का, यांत्रिक तरंगों का। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अनदर नेम ऑफ यूनिट हर्ज इज। अब हमें इसमें बताना है जो हर्ज मात्रक होती है तीव्रता की, फ्रीक्वेंसी की, अब इसका अदर यूनिट क्या होगा, साइकिल पर सेकेंड, सेकेंड पर साइकिल, मीटर पर सेकेंड, नॉन ऑफ एबव। तो देखिए आवृत्ति कब होती है, जो आवृत्ति कहने का मतलब है जब किसी सेकेंड का आवृत्ति निकाल रहे थे जो लोलक का, तो जो क्या होता है उसमें कि ये कोई वॉच है गई, ये मिनट वाली नीडल हो गई, ये जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसको आवर्त का कहते हैं, और जो एक चक्कर लगाई उसको बोलते हैं तीव्रता, वो फ्रीक्वेंसी हो गई उसका। तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ये जब साइकिल लगा रही है,
साइकिल मतलब एक चक्कर लगा रही है, एक चक्र लगा रही है, तो हो जाएगा साइकिल। अगर सेकंड में लगा रही है तो साइकिल पर सेकंड। ऑप्शन देखेंगे साइकिल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 साइकिल पर सेकंड, चक्र प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, इन एयर द साउंड वेव्स आर, वायु में ध्वनि तरंगे हैं। अब बताना है जो ध्वनि तरंगे हैं वायु में वह कैसी होती हैं। फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। थर्ड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो एयर में कैसी तरंगे होती हैं, तो हवा है जिसमें क्या होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारी गैस होती है, तो जो इसमें जो वेव्स निकलती हैं वे लॉन्गिट्यूडिनल निकलती हैं। इस तरह से जब हम हियर करते हैं इस तरह के वेव्स रहते हैं, या फोन में हम जब कोई ऑडियो सुनते हैं या कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैसे इसमें दिखाता है, उसमें दिखाता है इस तरह का सिंबल दिखाता है, लंबे लंबे फिर छोटे छोटे, लंबे लंबे फिर छोटे छोटे। तो ये ग्राफ है जो ये किसको शो करता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को शो करता है। तो जो एयर में होती है वो कैसी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 240 हर्ज। अब क्या है इस क्वेश्चन में कि जो ध्वनि है उसकी तरंग आवृत्ति कितना है, 240 हर्ज है, और तरंग की लंबाई 4 मीटर है। तो तरंग की लंबाई है जो लेंथ ऑफ वेव लेमडा इक्वल टू 4 मीटर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी एन है वो कितनी दी हुई है, 240 मीटर। अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तरंग की गति क्या होगी, तरंग की वेलोसिटी। तो हमें फार्मूला जानते हैं कि v इक्वल टू होता है एन लेमडा। तो हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, गति पता करनी है। तो हमारे पास n की वैल्यू है और v की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू है। तो n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 240 और लेमडा की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 960 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 960 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, 960 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, इन टू वेव्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल आर 0.3 mm एंड 0.8 mm। अब दो तरंगों के कणों में दोलन का आयाम, अब दो तरंग है उसमें आयाम एम्पलीट्यूड 0.3 दिया हुआ है और 0.8 दिया हुआ है। तो इसमें जो ऊर्जा होगी उसका अनुपात बताना है हमें। ऊर्जा, पहले ऊर्जा को मान लेंगे E1 और दूसरी ऊर्जा को मान लेंगे E2। ये दो ऊर्जा है, एक एम्पलीट्यूड जो आयाम है A1 मानेंगे, एक मानेंगे A2। इसका जो फॉर्मूला होता है तो E1 बाई E2 इक्वल टू फर्स्ट आयाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड आयाम का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास आयाम की जो वैल्यू है A1 की वैल्यू कितनी दी है, 0.3, 0.3 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर। तो E1 बाई E2 पूछ रहा है, तो एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल क्या करेंगे हम हटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। तो जो रेशियो बनेगा वह 9:64 का रेशियो बनेगा, 9:64। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में, 4 में, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, 9:64। क्वेश्चन नंबर 12, दो तरंगों में कणों का दोलन का आयाम, बिल्कुल पिछले की तरह सेम क्वेश्चन है। इसमें A1 की वैल्यू 4 mm और A2 की वैल्यू 0.6। तो जो A1 की वैल्यू दी हुई है 0.4 mm, A2 की वैल्यू 0.6 mm। तो अब बताना है द रेशियो ऑफ ट्रांसमिट एनर्जी बाय देन विल बी, संचारित ऊर्जाओं का अनुपात। सेम क्वेश्चन है, E1 बाई E2 की वैल्यू बतानी है हमें। तो E1 बाई E2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर। A1 का वैल्यू दिया हुआ है 4.4
और 0.6 दोनों का स्क्वायर करना है। तो एक अंक के बाद डेसिमल है तो दोनों डेसिमल को हटा देंगे तो कितनी हो जाएगी 16:66 E1:E2। तो दोनों अनुपात, दोनों ऊर्जा का जो अनुपात होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 16:36। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर 16:36। Question number 13. If the frequency of a sound wave is 160 Hz and the wavelength is 6 meter, then speed of wave will be। अब दिया एक ध्वनि है, उसकी फ्रीक्वेंसी 160 हर्ज दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 160 हर्ज, और जो लेमडा है उसकी वैल्यू दी हुई है 6 मीटर। वेवलेंथ 6 मीटर। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, गति निकालनी है। तो v इक्वल टू एन लेमडा, एन की वैल्यू होगी 160, लेमडा की वैल्यू होगी 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 96 960 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वेग, हो जाएगी गति, हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है 960 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14। एक माध्यम में दो तरंगों द्वारा संचारित ऊर्जाओं का अनुपात 16:25 है, तो उन तरंगों के आयामों का अनुपात होगा। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया है। क्या किया है कि E1/E2 की वैल्यू दी हुई है, E1/E2 की वैल्यू 16/25 ये वैल्यू दी हुई है। अब इसमें पूछ रहा है कि A1/E2 की वैल्यू, A1/A2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, E1/E2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर। A1/A2 की वैल्यू दी है 16/25 और A1/A2 को क्या लिख सकते हैं, A1/E2 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, जब होल स्क्वायर को हटाएंगे तो वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी। तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4:5। ये A1/A2 की क्या आ गई, रेशियो आ गई दोनों आयामों का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5, 4:5। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।